मना रहे हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है, मनाना भी चाहिए। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मिलिट्री कैंप के अंतर्गत हुआ था। वैसे इनके पूर्वजों का गांव जिला रतनगिरी, तहसील अम्बावड़े में हुआ था। वो मतलब इनका गांव था, पूर्वजों का गांव था। जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो इनके पिताजी जो रामजी राव सखपाल थे, वो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार मेजर के पद पर स्थित थे और वहाँ पर उन्होंने स्टडी की थी। तो उसी जो मिलिट्री कैंप का स्कूल होता था उसमें हेड मास्टर भी थे। तो वहाँ पर क्या था, 2 पाली चलती थी। दिन में बच्चों को, अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ाया जाता था और रात को जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको पढ़ाया जाता था। साथियों, जैसे कि बाबा साहब का जन्म हुआ था, ठीक 2 साल बाद, 2.5 साल बाद 1800 कभी कभार जब बिजनेस चुप हो जाए तो 94 में ये रिटायरमेंट हुए। इनके पिताजी रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट होने के बाद में चूँकि इनकी पेंशन 50 रुपये मिलती थी, ये अपने पूर्व जो अपना गांव था अम्बावड़े तहसील रतनगिरी में, वहाँ पर जाकर बस गए, दाबोली के पास गांव में। और वहाँ पर बसने के बाद में इन्होंने अपना जीवन की यात्रा शुरू करी और ठीक 96 में इनकी जो बाबा साहब की माता जी थी भीमाबाई, वो चल बसी। एकदम पहाड़ आ पड़ा। अब इनको जो है घर परिवार था, बड़ी परेशानी हुई। वहाँ से ये अपना जो है, चूँकि पैसे कम मिलते थे, तो ये अपना सतारा चले गए और वहाँ पर जाके इन्होंने जो सतारा में जाके अंग्रेज़ों को, जो सेना थी, जो इनके परिचित आर्मी अफसर थे, उनको चिट्ठी लिखी कि मेरा जो है यहाँ पर कोई सर्विस दी जाए। तो मैं स्टोर कीपर में इनको सर्विस दे दी गई और वहीं पर इन्होंने बाबा साहब को पढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, परंतु व्यवस्था ऐसी थी कि उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। तो इसकी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने आर्मी अफसरों से, क्योंकि मेरे बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप लोग करिए। तब उनकी सिफारिश के आधार पर इनको सतारा में, वहाँ पर जो ये अंग्रेज़ों का प्राइमरी स्कूल था, और उसमें एडमिशन मिला और बच्चे का पढ़ाना लिखाना शुरू हुआ। जब बच्चा पढ़ने जाता था तो सारे बच्चे जो है बेंच पे बैठते थे और ये घर से, इनको बेंच पे बैठने नहीं दिया जाता था, तो घर से टाट लेके जाते थे। ये और इनके भाई आनंद राव टाट लेके वो जो है अपना उसमें बैठते थे धरती पर, वो भी कमरे के बाहर। सामने से बोर्ड पर जब बता देते तो उन्हें देखने में बड़ी असुविधा होती थी। एक बार उन्हें रेखागणित का जो है सवाल हल करने के लिए बोर्ड पर बुलाया गया, तो लोगों ने जो है, जो बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके टिफिन वहीं रखे हुए थे कि यहाँ पर इनको जो हल नहीं करने देंगे। जब वहाँ से टिफिन हटवाया गया, उसके बाद उन्होंने बोर्ड पे सवाल को सॉल्व किया। कहने का मतलब है कि पानी पीने की भी असुविधा थी, पानी पीना बड़ा मुश्किल था। जो टोटी होती थी, पहले जो सवर्ण के बच्चे थे उनको पानी पिलाया जाता था, बाद में इनका नंबर आता था, या कभी कभी टोटी बंद कर दी जाती थी, तो ये कभी प्यासे ही घर को जाना पड़ता था। तो इन्होंने बचपन से जो है काफ़ी जो है असमानता झेली, छुआछूत झेली, इनके दिमाग में बचपन से ही बैठ गई थी। एक बार की घटना और है, जब ये पढ़ रहे थे तो इनके पिताजी पूरे गांव में सर्विस करते थे, तो ये जाना चाहते थे वहाँ पर। तो ये इनके बड़े भाई और इनके बहन जाने को तैयार हुए, ट्रेन से गए और जैसे ही स्टेशन पर उतरे, शाम का टाइम था, तो वो अपने पिताजी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने चिट्ठी भेजी थी कि हम आएंगे, पर चिट्ठी वहाँ तक पहुँची नहीं थी। वो इंतजार करते करते शाम हो गई। स्टेशन मास्टर आया, उसने देखा कि 3 बच्चे अच्छे कपड़े पहन के खड़े हुए हैं, हो सकता है ये कच्ची बड़े घराने के होंगे, सवर्ण जाति के। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चे तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे पूरे गाँव में पिताजी से मिलने के लिए आए थे, चिट्ठी भेजी थी, तो पिताजी यहाँ रहने तो मुर्गे बच्चे छोटे ही जाएंगे कैसे?
तो उसने क्या है कि जैसे ही पूछा आप किस बिरादरी से, उन्होंने कहा महार जाति से। तो वो भी जो 10 कदम पीछे हट गया स्टेशन मास्टर। पर तो उसमें इतना तरस आ गया कि बच्चे छोटे हैं, शाम का समय, रात होने जा रही है। तो उसने एक गाड़ी वाले को बुलाया, उससे कहा कि देखो भाई, ये जहाँ जाना चाहते हैं इन्हें लेके जाओ और पहुँचा के जाओ। जब उसमें बैठ गए, थोड़ी 500 मीटर के करीब गए, तो वो गाड़ी वाला पूछता है कि भाई ये बताओ कि तुम किस जाति के हो, लगते तो बड़े ऊंचे कुल के। उन्होंने कहा हम तो महार जाति से। तो उन्होंने उतार दिया मुझ पर, उधर अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। फिर आनंद राव उनके बड़े भाई थे, उन्होंने कहा भाई देख भाई, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम रात में कहाँ जाएंगे, हमें छोड़ गया। तो इस बात पर वो हो गया। फिर भी देखो कैसी विडम्बना थी कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। यानी गाड़ी चलाने के लिए आनंद राव हो गए, और वो जो है अपना नीचे वो और दोनों बच्चे ऊपर बैठ गए, और गाड़ी वाला पैदल पैदल ऐसे जाता। रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला। सुबह के टाइम इस तरीका से पहुंचे थे बाबा साहब के सामने। ये जो उस समय की असमानता, विषमता, छुआछूत थी, वो उनके दिमाग में बचपन से ही ये चीज़ें आ रही थी। इसके अलावा वो आगे अपना स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए एलिफेंट स्कूल से हाई स्कूल की पास करते हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, BA पास करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए जो इनके हेड मास्टर थे अर्जुन किर्लोस्कर, उन्होंने जो कहा कि भाई मैं छात्रवृत्ति दिलवा दूंगा, सयाजी राव जो गायकवाड़ हैं, और उनसे बॉम्बे में मुलाकात करी तो उन्होंने हाँ भर दी। परंतु उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जब हायर एजुकेशन करने के बाद में आप आओगे तो मैं जो है आपको जो है 10 साल हमारी सेना में आपको सर्विस देनी होगी। इस शर्त पर वो बाहर जाते हैं, न्यूयॉर्क के अंतर्गत जाते हैं। 16 में वहाँ 13 में पहुँच जाते हैं, 1913 में न्यूयॉर्क के अंतर्गत। और वहाँ पर जो है ये एडमिशन लेते हैं, और वहाँ पर MA सोशलॉजी और मतलब कई सब्जेक्टों में एजुकेशन करने के बाद में उन्होंने वहाँ पर जो है PhD भी करते हैं। उसके बाद 1916 में ये लंदन चले गए, ब्रिटेन में। वहाँ पर जाके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड बैरिस्टर, जो ग्रेन इन स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन लेते। जो PhD इन्होंने न्यूयॉर्क में की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, इसलिए उन्हें MSc में एडमिशन मिला। उसके बाद DSc करी, और DSc करने के बाद वहीं से बैरिस्टर भी किया है, और इस तरीक़ा से इन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करी, D.Litt भी की है। इनके पास जो है 32 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। जब ये वापस यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में जो कंडीशन थी, और बड़ौदा का जो राजा था सयाजी गायकवाड़, उनसे मिलते हैं, और वहाँ पर सैन्य सचिव के पद पर इनको जो है नियुक्त कर दिया जाता है। वहाँ पर जब करते हैं तो वो कमरे के अंदर नहीं बैठते, जहाँ पर ऑफिसर्स बैठते हैं वो बरामदा है। आपको मौका लगे तो वहाँ जाना चाहिए। बरामदा में बाहर ही राइट साइड में एक विंडो है, उसके साथ ही गेट के साथ ही इनकी एक टेबल और कुर्सी डाल दी जाती है। वहाँ के जो चपरासी थे वो ढंग से टेबल पर इनकी फाइल भी नहीं रखते थे, और वहाँ पर भी उन्होंने छुआछूत इस तरीक़ा से देखी। परंतु ये वहाँ रहने की बड़ी समस्या थी, और इन्होंने उनसे भी कहा था महाराजा से, परंतु उनको उनके मंत्री ने मिसगाइड कर दिया। इन्होंने नाम बदल के ऐदल सौराब नाम बदल के पारसी सराय में रहना शुरू कर दिया, होटल में। और वहाँ पर रहना, जैसे ही वहाँ पता चला कि ये महार जाति का आदमी है, वहाँ पर 10 आदमी लठक जाके पहुँचते हैं, और उनके जो है वहाँ से उसे मोहलत देते हैं कि भाई 12 घंटे हैं, इन्होंने 24 घंटा देते हैं, 12 घंटे हैं। और जिस ऑफिस से जब जाते हैं तो इनका सामान बाहर फेंक दिया है, तो ये वहाँ से निकाल दिया जाता है। जब ये स्टेशन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर 5.5 घंटे लेट थी, गाड़ी लेट थी। ये बोले कि रात्रि में मैं जाऊँगा कहाँ, तो वो जो है अपना वहाँ चले जाते हैं। पास में ही ये बगीचा था, महाराज ये सयाजी राव गायकवाड़ थे, उस अंदर चले जाओ, वहाँ एक बरगद का पेड़ है, वहीं पर बैठ के बाबा रोते हुए रात को 9 बजे ये कसम खाते हैं कि मैं यहाँ की जो काले कानूनों की और जो सड़ी बुरी व्यवस्था है, असमानता पे, विषमता पे, भेदभाव पे जो नीति है, इसे बदल के रहूँगा, और यदि मैं बदल नहीं पाया तो मैं अपने आप को गोली मार दूँगा। वहीं बरगद के पेड़ के नीचे ये संकल्प लेते। इसलिए बड़ौदा में आपको जरूर जाना चाहिए। वो संकल्प भूमि है, काफ़ी विकसित हो गई है। वहाँ कमिश्नरी है जहाँ पर बाबा साहब बैठते थे, वहाँ पर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। बाद में ये आते हैं, वहाँ से 10वें दिन सर्विस के बाद चले जाते हैं, नौकरी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद में फिर ये अपना इनके विकास के लिए, इनके उद्धार के लिए पूरा जीवन काम करते हैं।
बाद में ये बाबा साहब जो है इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन कांग्रेस हरवा देती है, फिर इनको जो वहाँ पर बंगाल में बुलाया जाता है, वहाँ पे चांडाल और बैकवर्ड के लोग 5% थे, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में जीत जाते हैं। कांग्रेस ने फिर एक चाल चली, चाल ये थी कि बाबा साहब को जो जहाँ से जीते थे वो स्थान पाकिस्तान को दे दिया ताकि उसकी असेंबली में बैठे। जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये शिकायत करी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हे मिस्टर गांधी, हम आपको 1 अगस्त की बात है, हम आपको स्वतंत्रता नहीं देंगे, हम आपको स्वतंत्रता नहीं देंगे जब तक ये विधानसभा में जो यहाँ पर संविधान विधानसभा में जब तक बाबा साहब नहीं होंगे, जब तक आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो तब ये इन्होंने बॉम्बे से जयकर थे, प्रोफेसर जयकर वो इस्तीफा देते हैं, वहाँ पे बाबा साहब लड़ते हैं, लड़के चुनाव जीतते हैं, फिर इनको विधानसभा में शामिल किया जाता है। और जब उसमें शामिल किया, संविधान की जो जिम्मेदारी है, जो जैसे कि हमारे पूर्व प्रोफेसर साहब ने बताया कि उसमें सदस्य तो बहुत थे, पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब को बनाया जाता है, जिसमें 7 आदमी थे। एक बीमार रहता था, एक मर गया, तो बाहर चले गए, बाबा साहब अकेले ही काम करते थे। आपको मौका लगे तो आपको जो नागपुर में जाना चाहिए, नागपुर वो टाइपराइटर भी रखा है, वो कलम भी रखी हुई है, वो ड्रेस भी रखी हुई है, सारा सामान रखा हुआ है, स्टेशन रखी हुई है, जहाँ पर बाबा साहब पढ़ाई लिखाई संविधान को बना रहे थे। अकेले बाबा साहब ने ये संविधान का निर्माण किया, और संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। और संविधान जो बनाया, संविधान दुनिया का बेहतर संविधान है, जिसमें जो पहला ही चैप्टर उसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic and to secure to all its citizens first and justice, social, economic and political। अब यहाँ पे आप देखते हो कि हमें पॉलिटिकल जो मिली हुई है आज़ादी, उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आरक्षण होने के नाते में जो इलेक्शन लड़ते हैं वो दूसरी पार्टियों से लड़ते हैं। वहाँ पर क्या जनरल हो गया, बैकवर्ड हो गया, कुछ ये अपना वीकर सेक्शन SC ST का वोट मिल जाए वो सीट जीत जाते हैं, वहाँ जाके गुलामी करते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाते। ये हमारे जो एक सभा से आदमी 135 बैठे हुए एक शब्द भी नहीं बोलते। मणिपुर में कितना केस हुआ, जो कि राष्ट्रपति यहाँ के हमारे यहाँ के वो एक शब्द नहीं बोल सके। तो ऐसे गुलामी से कोई फायदा नहीं है। इसी का ये बाबा साहब को मिलता है, इसीलिए वो जो कम्युनल अवार्ड मिला था, बाबा साहब ने देश की वास्तविक स्थिति रखी थी। उन्होंने ये स्थिति रखी थी अंग्रेजों के सामने कि यहाँ भेदभाव होता है, अछूत है, यहाँ हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें गुलामी का जीवन जीना पड़ता है। कम्युनल अवार्ड मिला, और जो अवार्ड मिला वो डबल इलेक्टोरल सिस्टम था कि जो आपका आदमी खड़ा होगा इलेक्शन का, आप ही केवल उसे वोट कास्ट करेंगे, और जब जनरल का आदमी करेगा उसमें भी आपका राइट होगा। इसी के लिए गांधी ने अपना आंसर यरवदा जेल में शुरू कर दिया था, जैसे ही कम्युनिस्ट अवार्ड मिला। और वो जब मरने की नौबत आई, बाबा साहब को धमकियाँ मिलने लगी, तो उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया, परंतु तो आपको आरक्षण जरूर मिला। वो 10 साल राजनीतिक 10 साल के लिए था, और ये आरक्षण आपको जो है सर्विस में प्रमोशन में मिला था, वो ऐसे नहीं मिला। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 14 से लेके 25-26 तक ये आपका प्रोविजन रखा है, राइट टू 14 में रखा है राइट टू इक्वलिटी, और आगे जो है 16 में ये रिजर्वेशन पॉलिसी है। उसमें भाग 4 का एक उसमें ये आपका ये प्रमोशन का और ये आपका जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन है। और आर्टिकल 338 में आपका SC कमीशन बना रखा है आपके हितों की सुरक्षा के लिए, सेफ गार्ड के लिए। वो देखे कि ये गवर्नमेंट इनके साथ क्या कर रही है क्या नहीं। आपको तो बाबा साहब इतना अधिकार दे के गए कि आपके जानवर है ना, मकान है, इनको भी बनाने के लिए सरकार बाध्य है। ये जो आपके जो जानवर को चारा खिलाने के लिए भी ये भी प्रोविजन बजट में प्रोविजन है, परंतु जो दलितों का जो बजट होता है पार्लियामेंट में पास होता है उसे कर्टेल कर दिया जाता है, या उसे घुमा के और कहीं खर्च कर दिया जाता है। आप भी सोए हुए, आपके MP MLA गुलाम नहीं हुए, सब बोलते नहीं हैं। जब तक आपकी अपनी सरकार नहीं आएगी तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये धोखा है, डेमोक्रेसी आजकल धोखा है। हमें सोशल को अभी जो बात की 2 चीज़ें रहती हैं, एक सोशल रहती है, एक इकोनॉमिक। वहाँ पर विषमता बनी हुई। यही जब बहस हो रही थी, जब विधान लास्ट भाषण था, जब प्रोफेसर साहब बता रहे थे, तो उसी में बहस में ये कहा गया था कि ये बेईमानी सिद्ध होगी। जो हमें राजनीति जो ये सूचना मिल रही है ये हमें बेईमानी सिद्ध होगी, क्योंकि हमें आर्थिक और सामाजिक हमें भेदभाव किया जाता है। आज भी आप
देखते होंगे घोड़ी पर बारात नहीं चढ़ने देते हैं, दूल्हा को नहीं बैठने देते, कोई मूछ लगा तो मूछ काट दी जाती है। आज भी आप देख लो, गांव में देख लो, आए दिन रोजाना पेपर पढ़ा रहता है। तो विषमता है। इसके अलावा आप देखिए इकोनॉमिक मिक्स में, यानी आर्थिक स्थिति आपकी इतनी खराब है, ये समझ लो कि अभी आपका सरकारी आंकड़ा आया है 40% संपत्ति देश की 1% अमीरों के पास। एक पर ये आपका मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। 40% की संपत्ति पर 1% आदमी का अधिकार है। आपके पास है क्या? आज वही पॉलिसी जो आरक्षण आप खुशी मना रहे हो, ज़्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। आरक्षण एक तरह से खत्म हो चुका है इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि जब सर्विस नहीं है, सारा प्राइवेट हुआ, 10,000 में आप नौकरी कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने 12 घंटे पहले काम होता था, 12 घंटे के बजाय 8 घंटे किया, रिड्यूस टाइम किया था। ये जो रिड्यूस टाइम किया था 8 घंटे के लिए, अब आप देख लो हाउसिंग कीपिंग में हमने यहाँ का सर्वे किया है, इंस्पेक्शन किया है हमने यहाँ का स्टेशन का, हमने बुलाया था सारे को, आपके पास कितने कर्मचारी हैं, आज से करीब 5 साल पहले कि कितने कर्मचारी हैं, देखा तो आधे यहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें पूछा भाई कितने पैसे मिलेंगे, 8,000 दिखा रहे हैं और कुछ। एक बार तो मैंने बिल रोक दिया, मेरा ट्रांसफर ही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका शोषण तो शुरू हो चुका है, ज़्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक राइट टू जो वोट का अधिकार मिला हुआ है उसका ठीक प्रयोग नहीं करोगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो साथियों, तो हमारा 2 क्षेत्र जो है अधूरा है, और जो पॉलिटिकल में हमें आरक्षण के तहत मिला हुआ है वो गुलाम है, वो एक शब्द आपके हित के लिए बोलते नहीं है। और जो ये 2 क्षेत्र पड़े हुए हैं उसमें अभी भी आपको कुछ मिला नहीं है। 70 साल स्वतंत्रता फ्रीडम के हो गए, इसमें आपको कुछ मिला नहीं। आगे आता है राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी में क्या है? एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेस बिलीव फेथ एंड वर्शिप, बिलीव फेथ एंड वर्शिप। ये आपको जो है राइट टू लिबर्टी का मिला हुआ है। उसमें भी आप देख लो, पहले हम देखते थे बड़ौदा हाउस के बाद गेट मीटिंग हुआ करती थी, अब बताओ कितनी हो रही है। ये भी आपका छिन गया। पार्लियामेंट का जंतर मंतर में होता, वहाँ भी खत्म हो गया। इनडायरेक्ट वे में सब खत्म होता जा रहा है। हाँ, तो ये भी आपका खत्म होता जा रहा है। यूपी में कानून बना दिया है कि तुम धर्म पर कन्वर्जन नहीं कर सकती हो। अब आगे जो चलता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू जो इक्वलिटी में ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आपको ये स्टेटस माने कि आपको गौरव का, सम्मान का, ये आपको अधिकार मिला हुआ है, स्वाभिमान का। आप गुलामी की जीवन जीना नहीं, आपको एक इंसान की हैसियत से। बाबा साहब धरती पर एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति हुए, पहले महाराजा लोग, राजा इतने अनेक हुए तो जो गुलाम बनाते थे, गुलामों पर शासन करते थे। और बाबा साहब इस धरती पर विश्व में एक ऐसे पैदा हुए जिन्होंने गुलामों को मानव बना दिया, उनको जिंदगी जीना सिखा, गुलामों को उनको मानव बना दिया, जिंदगी जीना सिखा दिया। तो बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे। साथियों, जो बाबा साहब ने 1942 में हमारे लिए स्वर्ण युग है, क्योंकि उस समय जो लिलितगो वायसराय थे, उन्होंने अपनी अंग्रेजों की मिनिस्ट्री में बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर बनाया था। वहाँ पर उन्होंने लेबरों के लिए सारे सुधार किए थे, जो हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे। जैसे कि जो बाकी रह गए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जो देन है, जो ये है प्लान था, वो बाबा साहब की देन थी। एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस बने हुए बाबा साहब की देन थी। उसके अलावा जो आपको पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड है, वो बाबा साहब की देन थी। पेंशन की ये बाबा साहब की देन थी। जो हमारी महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर, वो बाबा साहब की देन। ये ट्रेड यूनियन है, एक्ट है, ये बाबा साहब है। जो ये डिस्पोजल हो जाता है ओनर्स में और मालिक में, वो उसे निपटारे आर्बिट्रेशन, वो भी बाबा साहब की देन थी। ये जो वेलफेयर स्कीम चलती है, जिसके से